नेक्स्ट जो मैं आप बात कर रहा हूँ दैट इज द लैबोरेटरी टेस्ट, और ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, कन्वेंशनल में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, एंड लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं लास्ट में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के बाद में कि कौन कौन से IAS या गेट में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक आपका कन्वेंशनल पार्ट पूरा RPSC AEN के लिए, मेंस के लिए, या फिर आपके SSC JEE मेंस के लिए, या IAS मेंस के लिए, या आपका जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स हैं उन सब के लिए प्रिपेयर हो चुका होगा जब तक मैं इस चैप्टर के एंड पर आऊँगा। और साथ में आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर में काफ़ी बार आते रहे हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सो द लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में यदि मैं डिस्कस करता हूँ तो देखिए, लैबोरेटरी टेस्ट में बहुत सारे टेस्टेज अपन पढ़ेंगे, जिनमें काफ़ी जो मोस्ट पॉपुलर जो आपके टेस्टेज हैं दैट इज द standard consistency test, or consistency, simply it is called consistency test. The second one is fineness test. Next one is soundness test. Okay, soundness test, compressive strength test, tensile strength test, tensile strength test, okay, specific gravity test, एंड इस तरीके के अपन और टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आर कंसिस्टेंसी, फाइनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इट इज़ द मोस्ट एंड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट, इट इज़ कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो हम सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सीमेंट के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि जो सीमेंट अपन ने प्रिपेयर किया है वो कहाँ तक अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्ट बनाए रख रहा है, उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। या फिर मैं अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ तो सीमेंट को एक परफेक्ट पेस्ट बनने के लिए कितना परसेंट उसके वॉल्यूम के, बाई वॉल्यूम या बाई वेट, उसमें कितने परसेंट पानी की ज़रूरत होगी जिससे कि वो एक होमोजीनियस, एक अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस जगह पर एक एक चीज़ के बारे में अपन देखेंगे ध्यान से कि कहाँ पर किस टेस्ट का यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी इसकी टेस्ट कंडीशन होती है, कौन सा एपरेटस यहाँ पे यूज़ होता है और इस टेस्ट से कौन कौन से अपन परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। तो देखेंगे अपन स्टार्ट करके कि सबसे पहले मैंने बात करूँगा एपरेटस की। एक एक चीज़ के बारे में अपन ब्रीफली देखते चलेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी है एपरेटस। तो जो एपरेटस इस टेस्ट में काम आता है उसे हम कहते हैं विकेट एपरेटस। इट इज विकेट एपरेटस। ओके, इट इज कॉल्ड विकेट एपरेटस। एंड अब इसके बात करूंगा मैं एम की कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका एम क्या है। तो सेकंड में बात कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, देखिए सबसे पहले यहां पर अपन तीन चीजें इस टेस्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात है दैट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम इससे निकाल सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम तो ये तीनों चीजें हम इस टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एपरेटस कौन सा आपका यूज होगा, विकेट एपरेटस यहाँ पर यूज होने वाला है। नेक्स्ट वन कि कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि ये एपरेटस से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट या मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम को हम मेजर करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको मेजर करने वाला हूँ वो अपना पहला पार्ट अपन इस जगह पर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पर आप समझिए कि
किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव टाइप से दोनों ही तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम इसको जब देखेंगे तो मैं कन्वेंशनली एंड आपको न्यूमेरिकली या फिर आप कह सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव बेसिस पर भी आपको अच्छे से बताऊंगा, चाहे आप गेट IAS कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ इस जगह पर, तो मैं विकेट एपरेटस यहाँ यूज होने लेने वाला हूँ। तो मैं आपके सामने सबसे पहले विकेट एपरेटस का एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो समझेंगे आप। मान लीजिए कि ये मेरे पास सरफेस है अपना, और इस सरफेस में मैंने इस जगह पर ग्राउंड पर अपने एपरेटस को रखा हुआ है। इस जगह मेरे पास अब मेरा मोल्ड फिल किया हुआ है, जो जिसमें मैं सीमेंट पेस्ट को फिल करूंगा। मैंने अपने मोल्ड को इस जगह पर पुट किया है। और अगर इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो कुछ इस तरीके का आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि विकेट एपरेटस को धीरे धीरे अपन बना रहे हैं। तो अपने समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करेगा। तो मैं आपके सामने विकेट एपरेटस बना रहा हूं, तो ये आपका मोल्ड है। यहाँ पर जब मैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में इस टेस्ट के अंदर एक प्लंजर काम में आता है, जो कि मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। तो इसको अपन बोलते हैं प्लंजर। तो मैं साथ साथ इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता जा रहा हूँ कि इसका क्या काम है। तो देखें, जो सिंपल आपका ही मैंने एक रॉ डायग्राम आपके सामने प्रिपेयर किया है, इसी को हम कहेंगे विकेट एपरेटस। विकेट एपरेटस। तो अब इसको समझें। ये अगर मैं बात करूंगा, दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज ग्राउंड फ्लोर, दिस इज स्टैंड, इट इज द मोल्ड। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड प्लंजर। इसे हम प्लंजर बोलेंगे। अब इसका टेस्ट डाटा मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा कि टेस्ट डाटा किस किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले करते क्या है, देखिए वो समझें। हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यहाँ पर ऑब्टेन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए बात आएगी वो ये है कि इसमें देखिए, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर जो अपन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर अपन एक प्लंजर यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ कि डायमेंशन ऑफ प्लंजर, जो उस प्लंजर का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ प्लंजर। तो देखें, इसका जो डाया होगा, द डाया ऑफ द प्लंजर इज 10 mm। इसका जो प्लंजर का जो डाया होगा वो आपका होगा 10 mm। तो यहाँ पे मैंने लिखा डाया इज 10 mm। और यदि मैं बात करूँगा इसकी हाइट की, द हाइट ऑफ द प्लंजर इज 60 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज 50 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द प्लंजर इज अबाउट 50 सेंटीमीटर, इट इज 50 सेंटीमीटर। ओके, सो यू हैव सीन दिस कि जो आपका प्लंजर है ये आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए ही काम आएगा। जब मैं IST यूज़ करूंगा तो वहाँ पे मैं 1 mm का नीडल यूज़ करूंगा। जब मैं आपके लिए FST फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करूंगा तो उस जगह पे मैं 5 mm का कॉलर यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए प्लंजर का यूज़ कर रहा हूँ इस जगह पर। तो आप समझें कि प्लंजर का साइज मैं बता चुका हूँ आपको, 10 mm इसका डायमीटर होगा एंड 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। ये जो आपके सामने जो मोल्ड बन रहा है, इस मोल्ड की जो हाइट है ऑफ द मोल्ड इज 80 mm। तो आपका इसका साइज पता चल चुका है। ये इस प्लंजर का स्टैंड है और यहाँ से इसको पेनेट्रेशन के लिए स्क्रू के थ्रू डाउनवर्ड पोजीशन में इसको पेनेट्रेट करने दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके डाया और हाइट के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। यदि मैं बात करूँगा टेस्ट कंडीशन की, ये बात करें यदि अपन जो टेस्ट कर रहे हैं इस टेस्ट को किन किन सिचुएशन में किया जाएगा, तो टेस्ट कंडीशन की जब मैं बात कर रहा हूँ
तो देखें टेस्ट कंडीशन में यदि बात करेंगे ह्यूमिडिटी की, एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ह्यूमिडिटी के बारे में टेस्ट कंडीशन में, तो याद रखें आप ऑल टाइम 90% ह्यूमिडिटी यहाँ पे सस्टेन मेंटेन की जाएगी। और यदि मैं बात करता हूँ इस जगह पर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अपना 27 ±2 डिग्री सेल्सियस, जिसे अपन कहते हैं रूम टेम्परेचर, तो वहाँ पर ये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा इसके लिए। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ चुका है। यदि मैं बात करता हूँ इस टेस्ट के प्रोसीजर की यहीं पर, तो देखें इसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में प्रोसीजर बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से इजीली याद करने में बहुत आसानी होगी। कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, टेक 500 ग्राम सीमेंट, आपने 500 ग्राम सीमेंट ले लिया है। अब उस सीमेंट को आपने मोल्ड में फिल कर लिया है, तो आपने फिल इन मोल्ड, आपने मोल्ड में फिल कर लिया लेयर्स में। और फिल करने के बाद आपने क्या किया, इसमें 23 से 24% आपने क्या मिला दिया, वाटर मिक्स किया आपने 3 से 24%, तो इतना परसेंट आपने वाटर मिक्स किया। और वाटर मिक्स करने के बाद आपने इसको जो मोल्ड में फिल किया है, उसके बाद जो प्लंजर आपका दिखाई दे रहा है 10 mm डायमीटर बाई 50 सेंटीमीटर हाइट का, तो उसको आपने इस मोल्ड के अंदर पेनिट्रेट होने दिया। जब इस मोल्ड के अंदर आप इसको पेनिट्रेट होने देंगे, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू अपने को ऑब्टेन होगी, जो कि अपना रिजल्ट भी होगा। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, वो पानी की मात्रा है, कि एक वैसी पानी की मात्रा जिसमें अपना प्लंजर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की एक वैल्यू को ऑब्टेन कर ले, तो उस पानी की परसेंटेज वैल्यू को अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहेंगे। अब मैं आगे इस प्रोसीजर में लिखता हूं, लेट द प्लंजर टू बी पेनिट्रेट। अब क्या किया है हमने, प्लंजर को पेनिट्रेट होने देते हैं। तो प्रोसीजर क्या कह रहा है, टेक 500 ग्राम सीमेंट, 500 ग्राम सीमेंट लीजिए, मोल्ड में उसको फिल कर लीजिए, 23 से 24% उसमें पानी मिलाइए, और प्लंजर जो आपका है उसको आप पेनिट्रेट होने दीजिए, इसके इनसाइड आप इसको जाने दीजिए। तो क्या होगा, जब ये प्लंजर एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन को ऑब्टेन करेगा, जिस पानी की परसेंटेज पर, जिस पानी की मात्रा पर, उस पानी की मात्रा को ही हम क्या बोलने वाले हैं आगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो मैं आपको अब इसका जो रिजल्ट होता है, मैं आपको रिजल्ट के फॉर्म में आपको समझाता हूं कि यदि मैं बात करूंगा इसके रिजल्ट की, और रिजल्ट में आपका क्या आने वाला है, रिजल्ट में आएगा आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन। तो आपका जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन होगा वो अपन देखते हैं कितना होता है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन मीन्स जब आपने इस प्लंजर को इसमें पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ किया है, तो अलाउ करने पर यहाँ पर टॉप से जो टॉप अपना है वहाँ से या तो ये 33 to 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, या फिर यदि मैं बॉटम से इसकी बात करता हूँ तो ये बॉटम से 5 to 7 mm तक पेनिट्रेट करे। आप समझ चुके होंगे कि जब अपन 500 ग्राम सीमेंट सैंपल को एक मोल्ड में फिल कर दिया, जिस मोल्ड का साइज 80/40 है, तो उस जगह पर आपको 23 to 24% आपको वाटर मिक्स करना है, जिसके बाद आपको प्लंजर को पेनिट्रेट होने देना है। और जब ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन को ऑब्टेन करेगा, ये आपका प्लंजर, जिसका वेट भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि इस प्लंजर का जो वेट है वो 295 to 300 ग्राम है। इस प्लंजर का जो वेट है आपका 295 to 300 ग्राम इसका वेट है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो मैंने आपको समझा दिया कि 295 से 300 ग्राम जो इस प्लंजर का वेट होगा, साथ में स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, जब ये ऑब्टेन कर लेगा जिस पानी की परसेंटेज पर, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है क्या, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका रिजल्ट के फॉर्म में यदि मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर आपको इसका रिजल्ट शो कर रहा हूँ कि जनरली 20 to 30%
इस टेस्ट का रिजल्ट माना जाता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के रूप में। तो सीमेंट के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 20 to 30% होती है। जनरली इसको जब हम अडॉप्ट करते हैं तो एज अ 30% इसको अडॉप्ट करते हैं। तो अपने पास स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आ चुकी है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मीन्स कि जो टोटल वॉल्यूम है सीमेंट का, उसके कंपैरिजन में या उसके रिस्पेक्ट में पानी को 30% जो वैल्यू होगी वो मिक्स करने पर अपने पास एक कंसिस्ट मिक्स बन के एक पेस्ट बनेगा, जो कि अपने लिए बहुत ही ज़्यादा आगे जाके स्ट्रेंथफुल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो आपके लिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली अपन को फास्ट मोड पर अगर ये अपन देखें तो विकेट एपरेटस को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी IST एंड FST के लिए अपन यूज में लेते हैं मेजर करने के लिए। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपको पानी की कितनी मात्रा मिलानी पड़े सीमेंट के अंदर जिससे कि एक स्टैंडर्ड मिक्स प्रिपेयर हो जाए, तो उस पानी की मात्रा को अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसके लिए अपन विकेट एपरेटस जो आपके सामने बना हुआ है, इसमें अपन 10 mm by 50 सेंटीमीटर का अपन 10 mm का अपन प्लंजर यूज करते हैं। तो 10 mm का प्लंजर जब अपन 80 by 40 mm के मोल्ड के अंदर 500 ग्राम सीमेंट को 23 से 24% पानी की मात्रा के संग फिल कर देते हैं और इस प्लंजर को इसमें पेनेट्रेट होने देते हैं, तो या तो ये जिस पानी की परसेंटेज पर या तो ये टॉप से 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए या बॉटम से 5 to 7 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, तो उस वैल्यू को, उस वाटर की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलेंगे, जिसकी वैल्यू जनरली 20 to 30% एंड बेसिकली जब अपन अडॉप्ट करते हैं तो 30% इसका रिजल्ट वैल्यू दी जाती है। तो आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट बन चुका है। अगर आपसे कोई वैल्यू पूछता है तो डायमेंशन ऑफ प्लंजर, आप टेस्ट कंडीशन आप समझ सकते हैं, 90% ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर 27 +- 2 डिग्री सेल्सियस। यदि बात करेंगे प्रोसीजर की तो मैं प्रोसीजर आपको समझा चुका हूँ, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की वैल्यू आपको समझा चुका हूँ, जो वैल्यू है इस एवरेज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की क्या वैल्यू है, प्लंजर के क्या डायमेंशन है, प्लंजर का क्या वेट है, साथ में इसको किस तरीके का आपका एपरेटस दिखाई देता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको जो बात समझ में आई है वो है आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अब जो अपन फाइंड आउट करने वाले हैं वो है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम। तो अपन इनिशियल सेटिंग टाइम को देखेंगे। यहीं पर मैं इसको यहां से अप डाउन करता हूं क्योंकि मुझे अभी आगे आपको IST एंड FST दोनों को ही समझाना है। तो देखेंगे जो अपना सेकंड पार्ट है, दिस इज इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम है क्या। तो देखिए अगर मैंने सिंपली बोला कि एक ऐसा टाइम जो कि हमें उस टाइम पर मिलता है जब हम सीमेंट में पानी मिला देते हैं और उसको हम स्ट्रक्चर में लगा रहे होते हैं, तो एक ऐसा सेफ टाइम जिसमें सीमेंट का जो पेस्ट हमने प्रिपेयर किया है वो सीमेंट पेस्ट बिना हार्ड हुए इजीली वर्केबल रहे, उसको अपन कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। लेकिन ये बात रहती है कि अपन बेसिक नॉलेज के लिए अपन इस बात को कह देते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली वर्ड अगर अपन यूज करें तो एक कैसा टाइम होगा, तो अपन कहेंगे इट इज ए टाइम, अपन कह सकते हैं इट इज ए टाइम आफ्टर विच cement start to loss over plasticity property, यानी कि एक ऐसा टाइम जिसके बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को खोना स्टार्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। तो जनरली अपने को इनिशियल सेटिंग टाइम की एक टेक्निकल डेफिनेशन भी पता चली है, साथ में अपने को एक बेसिक डेफिनेशन भी पता चली जो मैं फील्ड में भी पता होनी चाहिए साथ में। तो अब देखें कि ये जो आपको पता चला है इसका मैं कैसे मेजरमेंट करता हूं। तो पहली बात, यदि मैं एपरेटस की बात करूं तो अगेन द एपरेटस सेम इज विकेट एपरेटस, लेकिन जब अपन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाले थे तो वहां पर अपन प्लंजर यूज कर रहे थे, लेकिन इस जगह पर जब अपन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के बाद जब IST की बात आई है तो IST में अपन प्लंजर यूज ना करके हम इसमें
एक नीडल यूज करते हैं जिसका डाया 1 mm होता है। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो देखें टेस्ट कंडीशन वही सेम रहेंगी जो कि विकेट एपरेटस में रहा करती थी, लेकिन इस जगह पर अपन वी यूज 1 mm डाया नीडल इन विकेट एपरेटस। तो हम विकेट एपरेटस में इस बार क्या यूज करेंगे, 1 mm डाया की नीडल यूज करेंगे। तो 1 mm डाया की नीडल अब जब अपन यूज करेंगे तो उससे क्या होगा और उसके क्या टेस्ट कंडीशन होंगी। तो यदि मैं बात करूं कि देखिए डाया तो आपको पता चल ही गया है इसका कितना होगा, 1 mm होगा। यदि मैं इसका सरफेस एरिया अगर मैं बात करूंगा सरफेस एरिया तो वो आपका होता है 1 mm स्क्वायर। यदि मैं बात करूंगा इसके वेट की तो इसका वेट होता है 100 ग्राम। ठीक है, इसका वेट अभी आपको पता चल गया है। अब देखिए अपन करते क्या है, किस तरीके से करते हैं। तो देखिए आपको 1 mm की डाया का नीडल यूज करना है जिस जगह पर आप पहले प्लंजर यूज कर रहे थे 10 mm डाया का। तो देखिए सिंपली अब मैं डाया को यहां से समझा देता हूं कि प्लंजर अपन यहां पर यूज कर रहे हैं किस जगह पर, जहाँ स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसकी जगह मुझे अब 1 mm डाया का नीडल यूज करना है। मैं इसको मिटा चुका हूँ, 1 mm डाया का अब मैं इस जगह पर नीडल यूज कर रहा हूँ। ये इस आपका नीडल हो चुका है जिसका डाया है 1 mm और इसका वेट है आपका 100 ग्राम, इसका वेट हो चुका है। तो अपने को पता चल गया है कि अब मैं नीडल यूज कर रहा हूँ 1 mm की, जब IST निकाल रहा हूँ तो देखिए किस तरीके से होगा ये टेस्ट। सेम कंडीशन होंगी 80/40 के मोल्ड के अंदर, 80/40 mm के मोल्ड के अंदर अपन आप स्टैंडर्ड सैंपल को फिल कर देंगे लेयर्स में। ओके, उसके बाद अपन वही परसेंटेज ऑफ वाटर रखेंगे और उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे टेस्ट करना। जिस तरीके से हमने एक प्लंजर को पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ किया उसी तरीके से 1 mm की नीडल को भी अलाउ करेंगे पेनिट्रेट होने के लिए। तो देखिए इसमें होगा क्या, मुझे ऑब्टेन क्या करना है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑब्टेन करने के लिए जब मैं 1 mm डाया का नीडल यूज करूंगा तो स्टैंडर्ड सेटिंग टाइम ऑब्टेन कैसे होगा। तो समझिए कि वो परसेंटेज ऑफ वाटर जिस पर प्लंजर ऊपर से 33 से 35 33 to 35 mm या बॉटम से 5 to 7 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, उस परसेंटेज ऑफ वाटर की वैल्यू को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। और जिस टाइम पर एक ऐसा टाइम जिस पर एक 1 mm का नीडल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की वैल्यू जो कि टॉप से 33 से 35 एंड बॉटम से 5 to 7 mm है उसको ऑब्टेन कर ले। यानी कि यदि बात करूंगा मैं परसेंटेज ऑफ वाटर की, सो द रिजल्टेंट परसेंटेज वाटर फॉर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एंड द स्टैंडर्ड टाइम taken by the needle to get the standard penetration of 33 to 35 from top or from bottom 5 to 7 mm, it is called initial setting time। जितने टाइम में उस नीडल को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑब्टेन करने में लगेगा उस टाइम को अपन क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड, या आप कह सकते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम एंड परसेंटेज ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहेंगे। तो आपको समझ में आया है कि जितना टाइम ये नीडल अपना ले रही है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन के लिए उसको अपन कह रहे हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो यदि मैं एक रिजल्ट के फॉर्म में बात करता हूँ और एक आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, तो अपन पढ़ रहे हैं पूरा अभी जो क्वेश्चन चल रहा है, अपना चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है आपका OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो देखेंगे OPC के लिए, फॉर OPC के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है कि OPC के लिए कभी भी इनिशियल सेटिंग टाइम की वैल्यू 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने को क्वेश्चन सिंपली समझ में आ गया कि मैं कैसे इनिशियल सेटिंग टाइम को फाइंड आउट करता हूँ, किससे, विकेट एपरेटस से। ओके, अब यहीं पर साथ में ये बात ये आती है कि इस जगह पर जो अपन पानी की मात्रा लेके चलते हैं वो कितनी लेके चलते हैं जिससे में कि आपका इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड आउट होता है। तो देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम में ही मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ द परसेंटेज ऑफ वाटर और द अमाउंट ऑफ वाटर इज 0.85 p। अब बात करेंगे आपकी P क्या है।
तो देखें समझें, 0.85 इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड P is water required for standard consistency. स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑब्टेन करने के लिए जितने पानी की ज़रूरत होती है, जितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसका 0.85 टाइम्स आपका यूज़ में आता है इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव भी, तो आप याद रखेंगे 0.85 P is the amount of water for obtaining the initial setting time from wicket apparatus. And what is the P here? P is the water required for standard consistency. The amount of water required for standard consistency here denotes the P. Okay, तो आपके समझ में अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, साथ में आपको इनिशियल सेटिंग टाइम भी समझ में आ गया और ये भी पता चल गया है कि ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कभी भी 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स आपको 30 मिनट के लिए तो उसके संग काम करने को मिलने ही चाहिए, तभी वो अच्छा सीमेंट की फॉर्म में कहलाएगा। अच्छा ठीक है, यदि मैं आगे में जब जितने भी टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ाऊंगा उन सब मैं आपको बताऊंगा भी कि किस सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होते हैं, उनका सरफेस एरिया क्या होता है। तो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, उसमें क्या किसमें कौन किस जगह पर सीमेंट यूज किया जाएगा, तो सारी डिस्कस करेंगे। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फाइनल सेटिंग टाइम। अब देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम भी अपन निकाल चुके हैं, अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फाइनल सेटिंग टाइम। तो देखेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड, फाइनल सेटिंग टाइम। ओके, तो समझिए अब देखिए फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है। अब जैसे इनिशियल, सिंपली मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा समय जिस पर सीमेंट में जब सीमेंट को हमने किसी स्ट्रक्चर में लगा दिया है और वो टोटली हार्ड होना स्टार्ट हो गई है, अब उस सीमेंट को किसी और शेप में नहीं चेंज किया जा सकता, तो उस टाइम पर जो अपने पास जो टाइम मिलेगा, वो जो टाइम अपने को ऑब्टेन होगा, उस टाइम को हम कहेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। यानी कि एक ऐसा टाइम जिस पर सीमेंट अपनी प्लास्टिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से खो चुका है, ये टेक्निकल लैंग्वेज भी अपन यूज कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम मैं आपको फाइनली लिख देता हूं इस जगह पर कि ए टाइम व्हेन सीमेंट completely, a time after which cement lost all its plasticity property। तो आपके एक बात समझ में आई है कि जब सीमेंट अपनी सारी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को खो देता है, तो उस समय को अपन क्या कहेंगे, उस समय को हम कहेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। ओके, तो देखें ये टेस्ट कैसे किया जाएगा। जहां पर अभी अपन इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 1 mm का नीडल यूज कर रहे थे, वहीं पर अब हम जब फाइनल सेटिंग टाइम निकालेंगे तो उस जगह पर अपन टेस्ट कंडीशन सेम रहेंगी, ह्यूमिडिटी सेम रहेगी, टेम्परेचर सेम रहेगा, एपरेटस सेम रहेगा आपका, विकेट एपरेटस ही। पानी की अगर मैं मात्रा की बात करता हूं तो सेम टू सेम 0.85 P ही रहेगी, जहाँ P वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, 0.85 P ही वहां पर पानी की मात्रा रहेगी। यदि मैं फाइनल सेटिंग टाइम निकालूं तब भी इनिशियल सेटिंग टाइम के टाइम पर भी दोनों ही समय पर 0.85 P रहेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर 1 mm का नीडल यूज नहीं होगा, तो क्या यूज होगा, तो याद रखें इस जगह पर हम हमेशा 5 mm का कॉलर यूज करते हैं, 5 mm का कॉलर यूज करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। सेम तरीका होगा बिल्कुल, लेकिन अब देखें इस टेस्ट को कैसे किया जाएगा। एक ऐसा समय जिस तरीके से अपन निकाला था कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को ऑब्टेन करने में जितना टाइम लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन के लिए जितने वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है एक पेस्ट बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। और इस जगह पर यदि मैं फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूंगा तो जब एक पेस्ट हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम को कंप्लीट करने के बाद, स्ट्रक्चर में उसको जब यूज कर देते हैं उसके बाद, तो वहां पर जब अपन सीमेंट को यूज कर लेते हैं तो सीमेंट हार्ड होने लगता है, अपनी स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करने लगता है। तो एक ऐसा टाइम जब इस प्लंजर को इस मोल्ड के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये उस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाए और उस सरफेस पर ओनली स्क्रैच का एक इंप्रेशन क्रिएट कर दे, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे,
फाइनल सेटिंग टाइम मींस कि उस समय पर सीमेंट अपनी सारी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को खो चुका है, अब इसको किसी नए फॉर्म में डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, नई शेप में या एक जगह से उठाकर इसको दूसरी जगह पर अपन यूज में नहीं ले सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो देखें फाइनल सेटिंग टाइम के लिए मैंने वाटर की रिक्वायरमेंट बता चुका हूं, 5 mm का कॉलर अपन यूज करते हैं। यहां पर भी साथ में ही यदि मैं बात करता हूं रिजल्ट की, तो देखें अभी मैं बात करूं ओपीसी के लिए, तो फॉर ओपीसी के लिए फाइनल सेटिंग टाइम की जो वैल्यू होती है वो 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए, और फाइनल सेटिंग टाइम कभी भी 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कंप्लीटली आपका एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम एंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को ऑब्टेन करने के लिए था। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके किस काम आता है, कंसिस्टेंसी, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट, साथ में कितना पानी की जरूरत होगी सीमेंट के लिए, कितनी देर तक मैं उसके संग काम कर पाऊंगा और कितनी देर में वो सूख कर हार्ड होना स्टार्ट कर देगा। ये सभी बातों की नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मुझे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी IST एंड FST के लिए विकेट एपरेटस का यूज करना पड़ता है। तो अभी अपन जो समझ चुके हैं दैट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी FST एंड IST। अब देखिए सीमेंट का जो दूसरा लेबोरेटरी टेस्ट है इट इज कॉल्ड साउंडनेस टेस्ट। तो जो मैं दूसरा टेस्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं इट इज साउंडनेस टेस्ट। देखिए साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, तो मैं जब आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट पढ़ा रहा था तो उस जगह पर मैंने आपको बताया था 3 ऐसे नाम हैं जो साउंडनेस से रिलेट करते हैं। मैंने वहां बताया भी था कि जब मैं आपको टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ाऊंगा तो उस जगह पर उन तीनों नामों का वापस से अपन जिक्र करेंगे। तो वापस से मैं उस जगह पर आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक ट्रिक बताई थी याद करने की, इट इज LSM। LSM मीन्स L फॉर लाइम, S फॉर सल्फर एंड M फॉर मैग्नीशिया। तो ये मैं 3 नाम आपको जरूर बताए होंगे उस जगह पर, M फॉर मैग्नीशिया पुरानी वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं। सो लाइम, सल्फर एंड मैग्नीशिया, ये तीनों पार्ट आपको समझ में आए हैं। तो देखिए LSM अपना कॉन्सेप्ट समझ में आया, मींस कि लाइम, सल्फर एंड मैग्नीशिया तीनों की वजह से ही साउंडनेस क्रिएट होती है सीमेंट के अंदर। साउंडनेस, तो देखें साउंडनेस मींस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं साउंडनेस क्या चीज है। साउंडनेस मींस कि कंडीशन में कितना चेंज हो रहा है, मतलब एक्सपैंड कितना हो रहा है, सीमेंट एक्सपैंड कितना हो रहा है उसका। अब यदि मैं बात करूंगा कि किसी भी सारी डायरेक्शनों में मैं चेक कर रहा हूं, जब अपन उसको पेस्ट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो एक्सपैंड कितना हो रहा है उसको अपन कहते हैं साउंडनेस फॉर्मेशन। सो साउंडनेस लाइम की वजह से भी हो सकती है, सल्फर की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से। तो मैंने आपको बता चुका हूं लाइम की वजह से जब साउंडनेस चेक की जाती है तो अपन ली चैटलियर एपरेटस का यूज करते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, SSC JEE एंड RRB JEE है, जो भी आपके स्टेट JEE या AEN एग्जाम्स होते हैं। तो ली चैटलियर एपरेटस जो आपका दूसरा एपरेटस है, ली चैटलियर एपरेटस। अगर मैं मान लीजिए कि मैग्नीशिया के लिए अगर साउंडनेस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो जिस टेस्ट का यूज किया जाएगा इट इज कॉल्ड ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव टेस्ट, ओके, या ऑटोक्लेव एपरेटस आप कह सकते हैं इसको, ऑटोक्लेव एपरेटस, ओके। बट नो टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर। सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, नो टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर। सल्फर के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, सिंपली सल्फर के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो साउंडनेस आपको समझ में आ गया कि साउंडनेस अकर्स ड्यू टू, तो मैं आपको सिंपली समझ में आ गया, साउंडनेस अकर्स ड्यू टू लाइम, सल्फर एंड मैग्नीशिया। Here is the test for lime is ली चैटलियर apparatus. Here is the test for magnesia is autoclave apparatus. But there is no test available for sulfur. So अपने इस भी समझ में आ चुकी है। और अभी जो सबसे पहले मैं आपके लिए बताने वाला हूँ इट इज ली चैटलियर apparatus अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ली चैटलियर apparatus में क्या होता है, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा लाइम के लिए साउंडनेस। सो ली चैटलियर एपरेटस, ली चैटलियर एपरेटस। देखिए ली चैटलियर एपरेटस क्या चीज है, तो देखें ली चैटलियर एपरेटस में बेसिकली
एक इंस्ट्रूमेंट ये है जिसके थ्रू अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, साउंडनेस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए साउंडनेस के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, जो डायग्राम आपको दोनों ही फेसेस में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दोनों फेसेस में दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए। इट इज अ रफ डायग्राम ऑफ ली चैटलियर एपरेटस। इट इज ए सिलेंड्रिकल मोल्ड, मीन्स इट इज ए सिलेंड्रिकल मोल्ड फ्रॉम, अपन इसको टॉप से अगर देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये जो आपके इंडिकेटर्स कहलाती हैं, ये जो आपके डायमेंशन दिख रही है, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। और यदि मैं इनके डायमेंशन के बारे में बात करूं तो इनकी जो डायमेंशन होती है वो अबाउट कई जगह पर आपको 162 से 167 मिलेगी, लेकिन अपन लमसम इसको अबाउट 165 mm अपन इसको ले लेते हैं। तो इसका जो डायमेंशन हुआ वो है 165 mm। यदि मैं बात करूंगा इसके डायामीटर की, तो इसका डायामीटर है आपका 30 mm। और यदि मैं बात करूं, यदि मैं इसको आपको साइड से रिप्रेजेंट करूं तो साइड से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, साइड से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें आपका ये जो पार्ट है इंडिकेटर वो कुछ इस तरीके से साइड में आपको रिप्रेजेंट होंगे। तो इंडिकेटर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ जिनका डायमेंशन 162 से 167 तक है, या फिर जनरली इसको मैं 165 ले रहा हूँ। तो आपके सामने दो डायग्राम हैं। तो यदि मैं इसकी हाइट के बारे में डिस्कशन आपसे करूँ तो ये हाइट भी आपकी 30 mm ही होगी। सो हाइट ऑफ द ली चैटलियर एपरेटस इज 30 mm। mold of Lee Chatelier apparatus having the dimension height of 30 mm and the diameter is also same 30 mm। सो इन दोनों की मुझे कंडीशन पता चली है। अब देखिए इस टेस्ट को किस तरीके से किया जाएगा वो चीज़ अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखें 30 mm और इनकी डायमेंशन जानने के बाद मैं करता क्या हूँ, इस जगह पर सबसे पहले आपको टेस्ट कंडीशन पता होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ आपको परसेंटेज ऑफ वाटर पता होना चाहिए, वाटर अमाउंट कितनी रिक्वायरमेंट होगी इस जगह पर, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखें इस जगह पर किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप सीमेंट सैंपल को मोल्ड में फिल करेंगे। सीमेंट सैंपल फिल इन मोल्ड, आप मोल्ड में उसे फिल करेंगे। उसके बाद आप 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर के अंदर आप इस मोल्ड को या आप इस एपरेटस को पुट करेंगे, उसमें उसे रखेंगे। कितने दिन के लिए? आप उसको 24 आवर्स के लिए, कितने टाइम के लिए? 24 आवर्स के लिए जब उसको पुट करेंगे तो आप उससे बाहर निकालने के बाद डिफरेंस क्रिएट करेंगे। आप करेंगे नोट द डिफरेंस इन इंडिकेटर। जो इंडिकेटर हैं आपके, अब उनके डायमेंशन में क्या चेंज आया है उन डिफरेंसेस को आप नोट करोगे, जिसको कि अपन जनरली IZ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेम इसी एपरेटस को हम रूम टेम्परेचर पर ही पुट करेंगे। आफ्टर इट पुट इन रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, इसको अपन रूम टेम्परेचर पर भी पुट करेंगे। और रूम टेम्परेचर पर जब अपन इसको पुट कर रहे हैं तो इसको भी हम 24 आवर्स के लिए पुट करेंगे, 24 आवर्स के लिए। और हम वापस से क्या देखेंगे, नोट द डिफरेंस इन इंडिकेटर। वापस से अपन डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंस नोट करेंगे इंडिकेटर में। इस बार इसको अपन IG बोलेंगे। ओके, सो अब जो अपने पास दो अपने डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, इन दोनों का IZ माइनस IZ, इन दोनों का जो आपका डिफरेंस होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे साउंडनेस वैल्यू। इट इज कॉल्ड साउंडनेस वैल्यू। तो ये आपके सामने रिजल्ट निकल के आएगा इस पॉइंट से। तो देखिए मैंने क्या बोला है कि आपके सामने ली चैटलियर, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, दिस एपरेटस इज ली चैटलियर एपरेटस। ली चैटलियर एपरेटस, तो ये आपका ली चैटलियर एपरेटस है। इस एपरेटस में
आपको पता चल रहा है कि ये जो आपका मोल्ड है इसका इंडिकेटर साइज ये है, इसका मोल्ड का 30 mm ही इसकी हाइट है, 30 mm ही इसका डाया है, तो दोनों ही डायमेंशन 30 mm है। जब इसमें मैं मोल्ड के अंदर जब मैं सीमेंट सैंपल, स्टैंडर्ड सीमेंट सैंपल जब इसमें मैं फिल करूंगा, उसके बाद इसको बॉइलिंग वाटर में 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर जब मैं इसको 24 आवर्स के लिए पुट करूंगा, तो उसके बाद 24 आवर्स के बाद मैं इंडिकेटर में होने वाले चेंजेस के डिफरेंस को आप मैं नोट डाउन करूंगा, तो उसको अपन जिसको अपन आईजेड से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इस सैंपल को मैं रूम टेम्परेचर पर 24 आवर्स के लिए वापस से पुट करूंगा और उस जगह पर मैं वापस से इन इंडिकेटर्स के बीच के डिफरेंसेस को नोट करूंगा, जिसको कि मैं आईजी से रिप्रेजेंट करता हूं। एंड फाइनली आईजी एंड आईजेड का जो डिफरेंस होगा उसी को मैं कहूंगा साउंडनेस वैल्यू। तो अब रिजल्ट के बारे में मैं बात कर लेता हूं। वैसे भी देखिए, अब इसको एक बात बता देते हैं कि ये जो डिफरेंस होता है आईजी माइनस आईजेड का जो डिफरेंस है, इस IG माइनस आईजेड डिफरेंस को अपन कहते हैं एज डिस्टेंस। इट इज एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। सो अब मैं बात करूंगा एज डिस्टेंस के रिजल्ट्स की। तो देखें कुछ इसके रिजल्ट्स अपन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यदि मैं बात करूं इस टेस्ट के रिजल्ट्स की, तो सिंपली ओपीसी सीमेंट की यदि मैं बात करता हूं, तो मैं देखिए ओपीसी सीमेंट के लिए इसको देख रहा हूं। तो ओपीसी के लिए फॉर ओपीसी एज डिस्टेंस should not be greater than 10 mm। ये आपका मैं आपको लिख देता हूं कि जो आप अगर मैं वैल्यू के बारे में, दोनों ही वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं कि कभी भी ये वैल्यू आपकी 10 mm से कम नहीं हो या 5। आपने देखा होगा, देखिए अभी मैं बात कर रहा हूँ ओपीसी सीमेंट के लिए, जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके लिए। लेकिन यदि मैं बात करूँ आपके लिए कई और भी सीमेंट होते हैं, जैसे हाई एल्यूमिना सीमेंट आपका हो जाता है या आपका क्विक सेटिंग सीमेंट हो जाता है, तो उन दोनों के लिए भी रिजल्ट आपको देखूँ तो एक रिजल्ट तो आपके समझ में आ रहा है कि रिजल्ट फॉर ओपीसी ये वैल्यू 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि मैं बात करूँ हाई एल्यूमिना सीमेंट की, क्विक सेटिंग सीमेंट की, तो उनके लिए ये वैल्यू कभी भी 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैं इन दोनों के रिजल्ट्स को मैं एज अ टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपके लिए और अच्छे से वो चीज़ समझ में आए और आपके लिए माइंड पर थोड़ा और अच्छा इंपैक्ट रहे इस चीज़ का। तो देखिए मैं यदि बात करता हूँ इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ सीमेंट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज डिस्टेंस। तो देखें यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा आपका ओपीसी, और ओपीसी के लिए ये वैल्यू कभी भी 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि मैं बात करता हूं हाई एल्यूमिना सीमेंट इन टाइप ऑफ सीमेंट में अपन इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। हाई एल्यूमिना सीमेंट या आपका हो जाता है क्विक सेटिंग सीमेंट, इन्हीं के बारे में जनरली डिस्कस किया जाता है एग्जाम के अंदर। सो हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट, तो इसके लिए भी ये वैल्यू 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए भी ये वैल्यू 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपके सामने एक टेबल के फॉर्म में आपके सामने रिजल्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि किसकी क्या वैल्यू अपने को हमेशा याद रखनी है। तो आपके समझ में ये चीज़ आ गई होगी बहुत अच्छे से। ओके, तो अब देखिए साउंडनेस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, साउंडनेस क्या चीज़ है। लेकिन साउंडनेस के लिए सबसे पहले अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, देखें हम इसको लाइम की साउंडनेस फाइंड आउट करने के लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। तो लाइम की साउंडनेस फाइंड आउट अपन ने कर ली है किस तरीके से कि अपन इस मोल्ड के अंदर सीमेंट सैंपल, स्टैंडर्ड सीमेंट सैंपल को फिल करेंगे। सीमेंट सैंपल फिल करने के बाद इसको 24 घंटे के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस उबलते हुए पानी में रख देंगे। उसमें 24 घंटे रखने के बाद इंडिकेटर के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। देन आफ्टर दैट रिपीट इट एट रूम टेम्परेचर और वापस से अपन इंडिकेटर के बीच का डिफरेंस ऑब्टेन करेंगे। IG माइनस IZ के डिफरेंस को अपन बोलेंगे साउंडनेस वैल्यू, और वो साउंडनेस वैल्यू को अपन एज थिकनेस या एज डिस्टेंस भी बोलते हैं। और एज डिस्टेंस इस तरीके से ये रिजल्ट अपने को रिप्रेजेंट होता है। इस पूरे टेस्ट के अंदर मैं आपको एक टेस्ट कंडीशन भी बता देता हूं कि इस पूरे टेस्ट में जो आपकी वाटर रिक्वायर होती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वाटर रिक्वायरमेंट
तो इस जगह पर वाटर रिक्वायरमेंट होता है आपका 0.78 पी। जिस तरीके से कंसिस्टेंसी टेस्ट में IST एंड FST के लिए 0.78 की जगह 0.85 पी होता है, इस जगह पर ये 0.78 पी है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि वेयर पी क्या है, तो वेयर पी इज वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए पानी की आवश्यक मात्रा। ओके, तो यहाँ तक अपन रिपीट कर चुके हैं, यहाँ तक इस तरीके से अपन अच्छे से निकाल चुके हैं किसको, ऑटोक्लेव लीच एटलियर एपरेटस को। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑटोक्लेव एपरेटस। ओके, अभी अपन देखने वाले हैं अपने ऑटोक्लेव एपरेटस को। तो देखेंगे कि ऑटोक्लेव एपरेटस किसके लिए एलिजिबल होता है, किसके लिए वैलिड होता है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि जब मैं बात कर रहा हूं ऑटोक्लेव एपरेटस की, ऑटोक्लेव एपरेटस, तो देखिए जिस तरीके से लीच एटलियर एपरेटस आपका लाइम के लिए यूज होता है, इसी तरीके से ऑटोक्लेव एपरेटस आपका यूज होता है फॉर मैग्नीशिया मींस MgO। ये MgO के लिए आपका यूज होता है, या फिर मैं सिंपल इसको कह सकता हूं फॉर मैग्नीशिया। तो देखें सिंपली इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके रिजल्ट्स वगैरह मैं आपको बता देता हूं कि ये इस टेस्ट के अंदर जो आपका परसेंटेज एक्सपांशन होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि सीमेंट कितना एक्सपैंड कर रहा है, यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपका साउंडनेस। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ कि पहली बात तो ये परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी बात ये है कि जब किसी सीमेंट में जब अपन साउंडनेस निकालते हैं, तो साउंडनेस निकालते समय ऑटोक्लेव एपरेटस मैग्नीशिया के लिए तभी यूज़ किया जा सकता है जब सीमेंट में मैग्नीशिया की मात्रा, मैग्नीशिया का जो वैल्यू है वो 3.5% से कम होगी। देखिए साउंडनेस टेस्ट के लिए हम यदि लाइम यूज़ कर रहे हैं तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लीच एटलियर एपरेटस को, लेकिन यदि अपन यूज़ करते हैं मैग्नीशिया के लिए साउंडनेस, तो हम यूज़ करेंगे ऑटोक्लेव एपरेटस को। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपन थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में भी करें। तो देखें कि ऑटोक्लेव एपरेटस ओनली आपका मैग्नीशिया के लिए, या कभी कभी इसको अपन लाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सल्फर के लिए इसको कभी भी यूज़ में नहीं कर सकते। इवन सल्फर के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल है ही नहीं। तो इसके बारे में यदि अपन देखते हैं तो देखें percentage expansion in each direction should not be greater than 0.8%। ये कभी भी किसी जितनी भी ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में परसेंटेज एक्सपांशन कभी भी 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीशिया के लिए ऑटोक्लेव एपरेटस से साउंडनेस टेस्ट तभी किया जाएगा जब सीमेंट में MgO का जो परसेंटेज है, इन सीमेंट द परसेंटेज ऑफ MgO इज ग्रेटर देन 3.5। जब सीमेंट में MgO यानी कि मैग्नीशिया का परसेंटेज 3.5 से ज़्यादा होगा, तभी हम ऑटोक्लेव एपरेटस का यूज़ करेंगे, या इस एपरेटस की हेल्प से अपन इसकी साउंडनेस फाइंड आउट करेंगे। यदि मैं थर्ड टाइप की बात कर लेता हूँ, ये आपका सेकंड इंस्ट्रूमेंट हो चुका है। थर्ड अगर मैं बात कर लेता हूँ फॉर सल्फर, तो अपन सिंपली बात कर लेते हैं कि नो टेस्ट इज अवेलेबल for finding out the soundness of cement due to sulfur। सल्फर के हेल्प से या सल्फर की
वजह से जो साउंडनेस अपनी डेवलप होगी उसको चेक करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए अभी तक कोई टेस्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जो अपना नेक्स्ट टेस्ट है इट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरली बेसिकली अपन समझ नहीं पाते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कैसे किया जाता होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता होगा। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए अपन कौन सा एपरेटस यूज़ करेंगे। इट इज़ द थर्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो देखेंगे इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। तो देखें सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय S एंड फॉर सीमेंट द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3.14 to 3.15। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन सब जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए यूनिटलेस पैरामीटर, ये आपका एक यूनिट ग्रेविटी टेस्ट। तो देखें सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय S एंड फॉर सीमेंट द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3.14 to 3.15। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन सब जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए यूनिटलेस पैरामीटर, ये आपका एक यूनिटलेस पैरामीटर होता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी को सीमेंट में कैसे निकालूंगा। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पेस्ट और सीमेंट फ्लूइड पेस्ट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट फ्लूइड पेस्ट ऑन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। तो जो आपने लिखा स्टैंडर्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सीमेंट फ्लूइड पेस्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, तो यहाँ अपन कौन सा स्टैंडर्ड लिक्विड लेके चलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ कि इस जगह पर स्टैंडर्ड लिक्विड जो आपका होगा इज कैरोसिन और नेफ्था, कैरोसिन एंड नेफ्था, ये दो आपके स्टैंडर्ड फ्लूइड होंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जब अपन करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन सब जानते हैं सीमेंट की 3.14 से 3.15 होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिटलेस पैरामीटर है। साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, सीमेंट फ्लूइड पेस्ट का डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड लिक्विड की डेंसिटी। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लिक्विड अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, अपन यूज कर रहे हैं कैरोसिन और अपन यूज कर रहे हैं नेफ्था। तो देखें आगे अगर मैं बात करूँगा कि कौन सा एपरेटस यहाँ पर यूज किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है। तो इसको अपन कहते हैं, जैसे आपने सुना है कि ली चैटलियर एपरेटस इज यूज्ड फॉर finding out the soundness due to lime, but Lee Chatelier flask is used to find out the specific gravity of सीमेंट। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट के बारे में कुछ एक पॉइंट पता चले हैं जिनको सिंपली अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए आगे जो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ इट इज टेस्ट फॉर फाइननेस टेस्ट। तो देखेंगे फाइननेस टेस्ट, द फोर्थ टेस्ट इज फाइननेस टेस्ट। तो इसके बारे में भी अपन देखें, अच्छे से स्टडी करते हैं कि फाइननेस टेस्ट किस तरीके से क्या काम करता है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। तो देखें फाइननेस मीन्स कि सीमेंट में कितने
कम साइज के या कम साइज या फिर जिनका साइज बहुत कम है, ऐसे पार्टिकलों का नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, या फिर अपना सीमेंट कितना फाइन है, यानी कि कितना बारीक है, कि पार्टिकल के कितने छोटे हैं, इस चीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका फाइननेस टेस्ट काम में आता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, यदि मुझे कंक्रीट, जब मैं कंक्रीट में सीमेंट का यूज़ करूँगा, यदि मुझे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पर सीमेंट फाइन होना चाहिए। यदि सीमेंट की फाइननेस ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी उस जगह पर ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर मैं सिंपली बात कह सकता हूँ कि यदि मैं सबसे पहले बात करता हूँ एम या ऑब्जेक्टिव कि इस पॉइंट पर जब मैं आके बात कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्टिव या एम क्या होगा फाइननेस सीमेंट फाइननेस टेस्ट का, तो मैं सिंपली इस जगह पर लिख देता हूँ यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से रेट ऑफ हाइड्रेशन आप फाइंड आउट होगा। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ स्ट्रेंथ, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ स्ट्रेंथ दोनों को ही किसके थ्रू फाइंड आउट किया जाता है, आपका फाइननेस टेस्ट के थ्रू। तो देखें वैसे क्यों हो रहा है, किस तरीके से अपन कर रहे हैं। तो देखिए समझिए, रेट ऑफ हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है। हाइड्रेशन मीन्स जल मिलना या फिर पानी को सीमेंट में मिला के उसको पेस्ट प्रिपेयर करना, तो उस जगह पे जो प्रोसेस होगी वो हाइड्रेशन प्रोसेस होगी। अब बात ये आती है कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन किस तरीके डिपेंड करेगी। तो देखिए जितना सीमेंट, मान लीजिए आपने एक सेम बकेट में या आपने एक सेम बॉक्स के अंदर आपने अलग अलग पार्टिकल साइज का सीमेंट फिल किया है। एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आपने बड़े साइज का बड़े पार्टिकल साइज के आपने सीमेंट फिल किया है। एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर आपने बहुत कम साइज का या फिर बारीक एकदम फाइन सीमेंट आपने फिल किया है। यदि मैं बात करूँगा नंबर ऑफ पार्टिकल की, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा कहाँ होंगे, जहाँ सीमेंट ज़्यादा फाइन होगा। जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उस जगह पर नंबर ऑफ वॉइड्स भी उतने ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ वॉइड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी है, पानी का जो परसेंटेज होगा, वाटर जो रेशियो होगी, वो उस जगह पर वेरिएट करेगी। तो उस वेरिएशन के साथ साथ ही आपको रेट ऑफ हाइड्रेशन में भी आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद अभी मैं बात करूँगा रेट ऑफ स्ट्रेंथ की। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि सीमेंट जितना ज़्यादा फाइन होगा स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और सीमेंट जितना ज़्यादा कोर्स की तरफ बढ़ेगा, फाइन नहीं होगा, कम फाइन होगा, उस जगह पर उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो देखें आगे मैं यदि बात करता हूँ, तो सबसे पहले यदि बात करते हैं फाइननेस किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाए, तो फाइननेस को बेसिकली फाइननेस is basically represented as surface area per unit mass। सरफेस एरिया पर यूनिट मास से अपन बेसिकली फाइननेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर द यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मास इज इन ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, तो यहाँ पर अपने को पता चला है कि इसका फाइननेस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। रेट ऑफ हाइड्रेशन या रेट ऑफ स्ट्रेंथ को कैसे पता लगाते हैं ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फाइननेस को जनरली अपन किस तरीके से शो करते हैं तो वो भी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर इसके कई 3 तरीके के मेथड होते हैं, लेकिन अपन ओनली 2 मेथड्स को यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। जो आपका सबसे पहला जो आपका मेथड है, इट इज सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस, तो देखें सीव एनालिसिस बहुत ही एक सिंपल सा पार्ट है। करना क्या है इस टेस्ट में, आपको बहुत सिंपल सा एक प्रोसीजर है इसका कि आप सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लीजिए। 100 ग्राम आपने सीमेंट सैंपल लिया है, 100 ग्राम सीमेंट सैंपल। इस सीमेंट सैंपल को आप क्या करें, 90 माइक्रोन की सीव से, 90 माइक्रोन मीन्स 0.09 mm, 90 माइक्रोन की सीव से आप इसे 15 मिनट तक शेक करें। 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लें, उसको 90 माइक्रोन की सीव से सीव करें 15 मिनट्स के शेक करके, और उसके बाद जो रेसिडुअल बचेगा, उसके बाद जो आपका रेसिडुअल बचेगा वो कौन सा बचेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके ज़्यादा होंगे वो उसमें रिमेनिंग रह जाएंगे, उसमें रेसिडुअल की फॉर्म में रह जाएंगे, और जिन पार्टिकल का साइज छोटा है वो 90 माइक्रोन की सीप से पास आउट हो चुके होंगे। ओके, तो जो रेसिडुअल बचेगा यही आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट फाइननेस ऑफ
सीमेंट। तो सिंपली आपके एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यदि आपसे कोई पूछता है कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आप फाइनेंस टेस्ट करोगे, तो मैं कहूँगा कि सीव एनालिसिस यदि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लेके यदि उसको मैं 19 माइक्रोन की सीव से 15 मिनट तक सेक करके जब मैं रेसिडुअल की परसेंटेज देखता हूं तो जो रेसिडुअल की परसेंटेज है वही अपनी फाइननेस को रिप्रेजेंट करेगी सिंपली। तो आपके समझ में आ गया है। यदि अगर मैं इस जगह पर आपको इसके रिजल्ट डाटा दिखाता हूं तो मैं बात करता हूं रिजल्ट, तो देखें रिजल्ट इस जगह पे किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। तो हमेशा याद रखें मैं इसको सिंपली एक टेबल की फॉर्म में ही बना देता हूँ। जनरली मैं आपको रिजल्ट जब भी बताऊंगा तो उसको टेबल की फॉर्म में, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म तक, आपको लंबे समय तक ये रिजल्ट आपको याद रहें। तो देखें मैंने एक टेबल आपके सामने जनरेट की है। इस टेबल में मैं टॉप पर आपके लिए लिख रहा हूँ टाइप ऑफ सीमेंट। यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए टाइप ऑफ सीमेंट, सीरियल नंबर, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ फाइननेस की इस जगह पर। ओके, तो देखें यदि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ नंबर 1 ओपीसी। ओपीसी सीमेंट के लिए मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो आपका आंसर आएगा कभी भी फाइननेस की जो वैल्यू है वो आपकी 10% से ज़्यादा रेसिडुअल आपकी सीव के अंदर नहीं बचना चाहिए। तो सिंपली मैंने क्या बोला, यदि टाइप ऑफ सीमेंट की बात करूंगा तो यदि मैं ओपीसी यूज़ कर रहा हूं तो ओपीसी के लिए कभी भी फाइननेस की वैल्यू 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बेसिकली एक चीज़ पता चली। ओके, अब मैं आगे अगर दूसरी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, दूसरे रिजल्ट के बारे में, तो मान लीजिए आपका जो सीमेंट है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या मैं साथ साथ लिख देता हूं, या आपका मान लीजिए पीपीसी है। पीपीसी मींस पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ओके, मान लीजिए यदि मैं बात करता हूं हाई एल्यूमिना सीमेंट की, हाई एल्यूमिना सीमेंट, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे जब अपन टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। हाई एल्यूमिना सीमेंट भी आपका हो सकता है, या फिर आप बात करता हूँ सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट की, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो इस तरीके के जितने भी जो भी आपके सीमेंट होंगे इनके लिए कभी भी जो फाइननेस की वैल्यू है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपके सामने एक रिजल्ट डाटा प्रिपेयर हुआ है कि ओपीसी के लिए वैल्यू कभी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट, एचएसी हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड एसआरसी सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, इनके लिए कभी भी रेसिडुअल की वैल्यू 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक और बता देता हूँ, देख लीजिए, समझे, कोई भी बिल्कुल मिस कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उस जगह पर कि 10% से ज़्यादा मतलब ये है कि जो अपने सीव किया है तो जिंक पार्टिकल का साइज 90 माइक्रोन या उससे छोटा है वो तो सीव होकर नीचे चला गया है, जो कि अपने काम आने वाला है। लेकिन जो अभी रेसिडुअल बचा हुआ है उस सीव में जो बच गया, जो आपका पार्ट, या फिर इस वेट ऑफ जो पार्टिकल ऑफ सीमेंट जो बच चुके हैं, आपके रेसिडुअल जो बचे हुए हैं, उनका जो वेट है उस वेट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो रिजल्ट है 10% मीन्स कि उस टोटल मान लीजिए आपका 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम सैंपल में से आपका 90 ग्राम सैंपल तो आपका पास होना ही चाहिए। मैक्सिमम की बात करिए कि 10 mm तक ठीक है, लेकिन 10 mm से ज़्यादा यदि रेसिडुअल शेष बच रहा है तो वो फिर टेस्ट को अपने को प्रोसीजर या टेस्ट की जो आपके क्राइटेरिया हैं उनको वो फॉलो नहीं करता है। तो आपके ये समझ में आया होगा फाइननेस टेस्ट कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ स्टैंड को किस तरह चेक करते हैं, फाइननेस जनरली क्या चीज़ होती है। फाइननेस में इसका प्रोसीजर यदि मैं बात करूंगा तो 100 ग्राम सैंपल लीजिए, 90 माइक्रोन सीव से 15 मिनट तक शेक करें, जो रेसिडुअल बचेगा वही फाइननेस है। और इस तरीके का रिजल्ट डाटा आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसी जगह पर, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं इसके सेकंड मेथड की, जिसका नाम है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो देखिए ये जो अपन ने सबसे पहला जो टेस्ट पढ़ा है, इसको ये अपन ने पढ़ा है सीव एनालिसिस टेस्ट। यदि मैं बात करूंगा आपके लिए एयर परमेबिलिटी टेस्ट, तो देखें एयर परमेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, तो इसको देखते हैं अपन। सेकंड टेस्ट इज एयर
परमेबिलिटी एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो इसको अपन देख लेते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो देखें ये फाइनेस्ट टेस्ट का ही सेकंड पार्ट है। तो इससे भी या तो अपन टेस्ट करेंगे सीव एनालिसिस से या अपन यूज करेंगे एयर परमेबिलिटी टेस्ट से। तो देखें एयर परमेबिलिटी टेस्ट आपका क्या होगा कि इसमें पहली बात तो एपरेटस कौन सा यूज होगा, इसमें अपन जो एपरेटस यूज करते हैं इट इज ब्लेंस एपरेटस। एपरेटस जो अपन यूज करेंगे एपरेटस इज ब्लेंस एपरेटस, ब्लेंस एपरेटस। तो देखें ब्लेंस एपरेटस क्या है। जनरली जो अपन ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था कि ब्लेंस एपरेटस के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सरफेस एरिया पर यूनिट मास इज फाइंड आउट बाय दिस टेस्ट। इस टेस्ट से अपन सरफेस एरिया पर यूनिट मास को ही फाइंड आउट करेंगे। तो देखें सरफेस एरिया पर यूनिट मास अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो बेसिकली ये इसके रिजल्ट के बारे में बात करता हूँ जो एग्जाम में आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ओपीसी के लिए ये जो सरफेस एरिया है आपका ये 2250 होता है, आपकी वैल्यू 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। यहाँ पर मैं बात करूँगा इसको आपके आरएससी के लिए या और भी आपके सीमेंट जो अपन पढ़ेंगे उनके लिए मैं आपको एक टेबल भी आपके लिए रिजल्ट यहाँ पे बनवाऊंगा। तो आपके लिए जिस तरीके से मैंने ओपीसी की वैल्यू आपके सामने रिप्रेजेंट की है इसी तरीके से और भी सीमेंट्स के लिए इसकी वैल्यू होती है। तो जितने भी सीमेंट आपके होंगे उन सब के लिए मैं इस वैल्यू का आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। हम समझ चुके हैं कि रिजल्ट अगर मैं इसके बात करता हूं तो ओपीसी का जो रिजल्ट होता है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ये एयर परमेबिलिटी टेस्ट की ये वैल्यू होगी। साथ में अगर बात करूंगा सिंपली इसको सरफेस एरिया बोलते हैं कि सरफेस एरिया फॉर ओपीसी जो वैल्यू होगी वो पर ग्राम के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। यदि मैं बात कर रहा हूँ आरएससी के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसकी वैल्यू 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होगी। इसके अलावा जो इसकी टोटल वैल्यूज़ होंगी उनकी टेबल मैं आपको लास्ट में फाइंड आउट करके बनवाऊंगा कि किस तरीके से किस सीमेंट के लिए वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसके लिए भी सरफेस एरिया की जो वैल्यू है आपकी वो सेम टू सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। ओके, थैंक यू सो मच।